क्या ये आपको लगता है बच्चों में या आजकल की जो पाकिस्तानी यूथ है इनमें कम है ये पेशेंस की सॉर्ट ऑफ वर्चू? जो न्यू जनरेशन है वो कहती है हम आईपीओ करवा लें। तो अगर मैं फास्ट की बात करूं तो वी आर द सेकंड कंपनी इन पाकिस्तान जो केबल कैटेगरी में आईपीओ करवाया है उसने। तो न्यू जनरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ग्रोथ ले रहे हैं, वो लर्निंग मोड में है, तो चेंज करने से बेहतर है स्टे करना। सब बताते हैं गुड लीडर क्या है, बैड लीडर क्या है भाई। जिस लीडर के नीचे उसके लोग सेफ फील ना करे, आई फील इट्स अ बैड लीडर। अब ये माइंडसेट या ये मेंटेलिटी ये आप में क्या शुरू से होती है या ये लीडर्स इनकलकेट करते हैं, ये कैसे आती है? मे बी कुछ आपके अंदर होती भी है और कुछ लीडर इसको पॉलिश करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान में ना डीमोनाइज किया। तो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ स्टॉक एक्सचेंज की है कि आप छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं सिर्फ समझाने के लिए कि आज से 20 साल पहले जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थी, उनकी उस टाइम वैल्यू क्या थी और आज उनकी वैल्यू क्या है। तो उनकी वैल्यू इस कदर बढ़ चुकी है कि जितने भी प्लॉट आपने 20 साल पहले लिए होते उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं मोहम्मद शेख उस्मान इज़ द चीफ कमर्शियल ऑफिसर एट फास्ट केबल्स। पहली बात तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, अभी हमारी ऑफेयर भी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी और उस पर मैं आता हूँ, लेकिन मैं शुरू से करना चाह रहा था। मैं आपको कल लिंक्डइन की प्रोफाइल देख रहा था और उसमें आपका जो सॉर्ट ऑफ हेडिंग थी वो ये थी कि डू योर बेस्ट, द रेस्ट इज एल्गोरिथम। आई लव्ड इट। क्या मतलब है इसका? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले कि आपने इतने बिग प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया, आपकी टीम का भी थैंक यू। मैं बिलीव रखता हूँ कि आप अपना बेस्ट करें और रेस्ट जो है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसने कहाँ आपको लेकर जाना है, कहाँ प्लेस करना है। जब आप मुतमईन होते हैं अपने दिल से कि जो आप कर रहे हैं दिस इज़ द बेस्ट व्हाट आई कैन डू, उसके बाद अगर आप रिलैक्स नहीं हैं और उसमें बेचैन हैं तो आपको वो बेचैनी कहीं लेकर नहीं जाती। अगर आप दिल में ये थोड़ा सा रखते हैं कि आपने कुछ बेहतर नहीं किया, देन यू हैव टू ट्राई कि आप उसे बेहतर कर सकें। लेकिन वंस आप सेटिस्फाइड हैं कि आपने अपना बेस्ट किया है तो जस्ट वेट। मे बी आपका टाइम जोन थोड़ा सा प्लस माइनस हो, लेकिन वो टाइम आपका ज़रूर आएगा और जो आपने बेस्ट किया है उसका आपको पे बैक ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में, मैं 26 ईयर्स के कैरियर में मैंने इसको पर्सनली बहुत करीब से देखा है कि जब आप अपना बेस्ट करके सेटिस्फाई फील करते हैं और रिज़ल्ट को इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करते जिस तरह आप चाहते हैं वैसे ही फौरी तौर पर हो जाएं, लेकिन कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कि वो चीज़ें उसी तरह शेप अप होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया और आपको सेटिस्फेक्शन आ जाती है। तो इसीलिए मैंने उस पर लिखा भी यही हुआ है कि अगर आप अपना बेस्ट कर रहे हैं तो देन सेटिस्फाई, उसमें अपने आप को बेचैन ना करें, उसके अंदर अपने आप को पैनिक में ना लेकर आएँ कि यार मैंने इतना कुछ बेहतर किया लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट वो नहीं आया। तो जस्ट वेट इट, इट्स एल्गोरिदम, वो ऑटोमेटिकली उस रास्ते पर आपको लेके जाएगा जहाँ पे आपको बेस्ट मिलेगा। बिल्कुल, आप इसको एल्गोरिथम कहें, अगर आप इसको इस्लामिकली देखें तो तवक्कुल कहें, आपने इसको तवक्कुल, जो भी कहना है। और इस सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट में बहुत सारी पेशेंस और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग की ना कॉन्वर्सेशन बहुत चलेगी। अब भी आपने बात की 26 ईयर्स की, तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आपने 1998 में एडमिन और सेल्स जॉब पहली की फास्ट केबल्स में। मैंने 1998 में एज ए असिस्टेंट स्टोर ज्वाइन किया था। अच्छा, इस कंपनी को। ठीक है। तनख्वाह क्या थी? 2500 रुपये। 2500 रुपये। क्यों, मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। मेरे पास मैं बहुत सारे यंगर पाकिस्तानियों से इंटरेक्ट भी करता हूँ, हम काम भी उनके साथ करते हैं और एक बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस आना शुरू हो गई। मैंने आपसे पूछा ना 2500 रुपये, अब आजकल के ज़माने में बताया जाता है बच्चे के पहली यूनिवर्सिटी से जॉब ना इतने से कम में करनी नहीं है। ठीक है, दूसरा मसला ये आना शुरू हो जाता है जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि बताया जाता है हमें कि जी आप जितना भी खुश हो, बेहतरीन कंपनी है, बहुत मज़ा आ रहा है, इससे बेहतर जगह है नहीं, पैसे भी ठीक हैं, 2 साल बाद छोड़ देना। 2 साल से ज़्यादा 3 साल मैक्सिमम, उसके बाद आपने करियर चेंज या कंपनी चेंज करनी है, वरना आप ऊपर नहीं जा सकते। आपने 1998 से लेके आज तक एक ऑर्गेनाइजेशन में गुजारे, ये पेशेंस से आप माशाल्लाह आज चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं। क्या ये आपको लगता है बच्चों में या आजकल की जो पाकिस्तानी यूथ है इनमें कम है ये पेशेंस की सॉर्ट ऑफ वर्चू?
कह सकते हैं मे बी सर्कमस्टांसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, कुछ लोगों की थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है। मैं जिस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मैं अगर रिकॉल करूँ, तो मुझे अर्ली एज में जॉब करने की ज़रूरत पेश आई कि मैंने उससे जॉब करना है और साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की, क्योंकि स्टडी की बड़ी इंपॉर्टेंस उस हवाले से होती है। और जब मैं उस वक्त उस चीज़ को देखा करता था, तो इट्स लुक्स लाइक इट्स अ टफ थिंग कि आपको बड़ी अर्ली जॉब करना पड़ रही है और तमाम चीज़ें साथ स्टडी भी करना है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन अगर मैं आज उसको देखता हूँ, तो शायद इज़ द बेस्ट टाइम कि मैंने जिस एज में जॉब शुरू की, जब लोग सिर्फ़ और सिर्फ बुकिश बातें सीख रहे थे, मैं प्रैक्टिकल कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर रहा था। सेकंड थिंग जो मैं फ़ील किया कि मैंने इस कंपनी में जब 26 ईयर्स हो गए हैं, तो मुझे पहले 15 साल ये एहसास ही नहीं हुआ कि मैं जॉब कर रहा हूँ। मैंने अपने जॉब को पैशन में कन्वर्ट कर लिया। मेरे पास कुछ टारगेट्स थे, कुछ गोल्स थे जो मैंने अचीव करने थे, और फिर क्योंकि कंपनी ग्रोइंग स्टेज पे थी, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत थी। जब मैं इस चीज़ को इस एंगल से देखता हूँ, ख़ास तौर पर न्यू यूथ के हवाले से, तो मैंने कभी काम को लेते हुए ये नहीं सोचा कि इसका रिटर्न मुझे क्या मिलेगा। मैं जब भी देखता था कि कोई ऐसी चीज़ जो मुझे लर्निंग मोड में लेकर जाएगी और मैं वो करूँगा, तो मैं कुछ लर्न करूँगा, उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट के मुतालिक नहीं सोचा करता था। अर्ली मेरी जब जॉब स्टार्ट हुई, तो मैंने आपने जैसा बताया कि एडमिन में गए थे, तो असिस्टेंट स्टोर्स था, स्टोर्स का हुआ, फिर कुछ दिनों अकाउंट्स में काम करने का मौका मिला, फिर मुझे फैक्ट्री के साथ अटैच होने का मौका मिला, जिसमें मैंने क्वालिटी को थोड़ा सा लर्न किया उसी टाइम। फिर मुझे प्रोडक्शन की कुछ चीज़ें लर्न करने का मौका मिला, फिर मुझे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को लर्न करने का मौका मिला। अब ये 1.5-2 साल के अंदर मुझे बहुत सारे ऐसे मौके थे। तनख्वाह मेरी 2500 थी, लेकिन ये इतनी बड़ी-बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी सीखने के लिए। वहाँ पर जो लोग थे, थैंक्स फॉर देम, कि उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को सिखाया। और मेरा आज भी एक उस्ताद, मैं उसे कहता हूँ, एक लेबर का हमारा एक जमील लड़का है, जो उस टाइम एक्सट्रूडर पे खड़ा हुआ करता था, तो उसने मुझे फर्स्ट टाइम बताया था कि तार क्या होती है, रेड ब्लैक में फ़र्क क्या होता है और किस तरह बनती है। मैं आज भी जाता हूँ तो सलाम करता हूँ, उसे बड़े एहतराम से मिलता हूँ। तो वो लर्निंग ही ना, उसका कोई नेमुल बदल नहीं था। जब ये जर्नी स्टार्ट होती है, साथ आपकी एजुकेशन इम्प्रूव होती है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, ग्रोथ इस कंपनी में इस कदर ज़्यादा थी कि जब हम घर जाते थे, तो ये इंतज़ार करते थे कि वापस कब किस टाइम ऑफिस को ज्वाइन करना है। तो एक पैशन था, फिर टीम वर्क बहुत अच्छा था। और मैं यहाँ पे अगर मेंशन ना करूँ तो ज़्यादती होगी, मेरे जो चेयरमैन थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, हाजी लतीफ़ साहब, वो मेरे CEO जो हैं, उनका जो पैशन था ना, वो इंस्पायर करता था चीज़ों को करने का। वो सबसे पहले अर्ली राइज़र थे, सबसे पहले उन्होंने ऑफ़िस आना और चीज़ों को कर कर दिखाना और हौसला देना कि आप भी कर सकते हैं, जस्ट ट्राई इट, और हमेशा पुश करना कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। तो वो एक जो जर्नी थी, पहले 15 साल तो एहसास ही नहीं हुआ कि मैं जॉब कर रहा हूँ। और इसी 15 साल में बहुत तेज़ी से ग्रो भी किया, फाइनेंशियल भी सिचुएशन बहुत बेहतर हुई और चीज़ों को हम लेके मार्केट में भी एक अचीवमेंट की सेंस ऑफ अचीवमेंट थी। उसके बाद जब कंपनी एक स्टेबल पोजीशन पे आई, फिर एक तो आपको एक स्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों को साथ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी ग्रोथ के बहुत चांस मिले। तो न्यू जनरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो ग्रोथ ले रहे हैं, वो लर्निंग मोड में है, तो चेंज करने से बेहतर है स्टे करना। क्योंकि जो चीज़ आपको लर्न करने का मौका मिल रहा है, लाजमी नहीं कि हर जगह आपको वही लर्निंग मिल जाए। ख़ास तौर पे छोटी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको अर्ली कैरियर मिलता है, तो बहुत कुछ करने का चांस होता है। रादर कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा होते हैं, जो उनके ही SOPs के तहत रन कर रहे होते हैं। तो मेरी अगर 26 ईयर्स की हम कैरियर की बात करें, तो इसका सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ कि की एलिमेंट ये था कि लर्निंग बहुत थी। तो आई लव लर्निंग। और लॉयल्टी का तो चलें, आप फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा मिसाल हैं कि देखें एक लॉयल्टी के फ़ायदे। आपने बात की गुड लीडरशिप की और गुड मैनेजमेंट की। अच्छा, गुड मैनेजमेंट की बहुत बात होती है, लेकिन आपने 25-26 ईयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में गुजारे, फिर आपने बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन देखी, एक्सपीरियंस है। आप मुझे थोड़े से पॉइंटर्स दें, बैड लीडर क्या होता है? मिसाल के तौर पे ना, आजकल हमें बड़ा सुनने को मिलता है, यार अगर आपका बॉस बुरा है ना, तो छोड़ दो और स्विच करो और कहीं और जाओ या कुछ करो। लेकिन ये मुझे कोई नहीं, सब बताते हैं गुड लीडर क्या है, बैड लीडर क्या है भाई? बैड लीडर वो है जो आपसे अनअवेयर है, जो आपको नहीं जानता। मेरे नज़दीक, क्योंकि जिस लीडर के साथ मैंने काम किया है, अभी रिसेंटली मैं एक कोर्स कर रहा था, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल इस तरह से देता हूँ। एक कोर्स था, बहुत अच्छा था, कोई तकरीबन लीडरशिप के हवाले से था, कोई 12 डेज़ की हमारी अपनी कंपनी में करवाया। तो उसका एक सेगमेंट था 2 डेज़ का पर्सनल लीडरशिप के ऊपर। तो वो जो शख्स बता रहा था ना, तो मैं उसे जी कर आया था अपने बॉस के साथ
तो जब वो लेक्चर ख़त्म हुआ तो मैंने उससे जिक्र किया कि यार जितनी बातें आपने मुझे बताई हैं ना इस लीडरशिप के हवाले से, पर्सनल लीडरशिप और ग्रुप लीडरशिप के हवाले से, ये मेरे बॉस के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मैंने मियाँ शौकत साहब का आपको जिक्र किया। तो वो इतना क्लोजली आपके साथ अटैच हुआ करते थे कि वो आपको ये कभी फील नहीं होता था कि मैं वनरेबल हूँ। आप ऑलवेज फील सेफ। जिस लीडर के नीचे उसके लोग सेफ फील ना करे, आई फील इट्स अ बैड लीडर। जो आपको टफ टाइम में आपके साथ खड़ा ना हो, इज़ अ बैड लीडर। मुझे इसका बड़ा अच्छे तरीके से एहसास है कि जब मैं फर्स्ट टाइम सेल्स में ट्रांसफ़र हुआ 2003 में, मैं सेल्स में मेरी ट्रांसफ़र हुई, तो जो मैंने फर्स्ट डील की थी दैट वाज अ लॉस। मुझे आज भी याद है कि मैं एक शेखुपुरा की फैक्ट्री में डील कर मोटरसाइकिल उस टाइम मुझे कंपनी ने दिया था। सही है। तो मैं वापस आ रहा था, तो मैंने जब डील लॉक कर ली, वो काफ़ी अच्छे नेगोशिएटर थे आप कह सकते हैं हमारे कस्टमर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी डील मुझसे लॉक कर ली। लेकिन जब मैं रास्ते में आ रहा था, क्योंकि मैं कॉस्टिंग को भी जानता था, मैन्युफैक्चरिंग को भी काफ़ी हद तक, मुझे 3 साल का वहाँ पे एक्सपीरियंस था, तो आई रियलाइज़ कि यार मुझसे गलती हो गई है। तो मुझे आज भी याद है कि मगरिब का टाइम था, मैंने अपने बॉस को, CEO को कॉल किया। मैंने कहा सर इसी तरह की एक मैंने डील की है और ये लॉस है। तो उनका आगे से जो रिप्लाई था ना, वो इतना इनकरेजिंग था कि उसने मुझे इतना इनकरेज किया कि उसके बाद मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की। उन्होंने कहा यार आपने डील कर ली है, फर्स्ट डील थी आपकी, आपको मुबारक हो, रिलैक्स होके वापस आओ, डील कंप्लीट करो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, नो मोर डिस्कशन। अब जब आपका लीडर आपके साथ इस सिचुएशन में खड़ा होता है और आपको ये फील कराता है यू आर सेफ, तो फिर आप मिरेकल्स करते हो। तो उसके बाद जब इतना हौसला आपको मिलता है, इतनी लर्निंग आपको मिलती है, दैन इट्स ऑलवेज कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और यही वो पैशन होता है जो एक लीडर अपने जो उसके साथ उसके साथी हैं उनमें भर देता है। वो माइक्रो मैनेज नहीं करता, वो उन्हें यही हौसला और यही कैपेबिलिटीज़ देता है जिसके साथ वो लड़ पड़ते हैं। और हर ह्यूमन के अंदर एक कैपेसिटी है, एक स्किल है, एक कोई पॉजिटिविटी है, उसका काम है कि उसको बढ़ा दे। तो ये मैंने पर्सनली फ़ील किया। मैं पर्सनली इस बात से बात कर रहा हूँ कि मेरे जो कोलीग्स थे जो उस दौर में मेरे साथ थे, वो तमाम लोग माशाल्लाह इसी तरह टॉप पर आए और उन्होंने वेल स्टैब्लिश अपने बिजनेसेस भी किए और हमारे साथ भी मौजूद हैं। किसी एक शख्स ने ग्रो नहीं किया, क्योंकि लीडर के नीचे कोई एक शख्स ग्रो नहीं करता, जो उसके साथ तमाम लोग हैं वो तमाम ग्रो करते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि गुड लीडर और बैड लीडर में फ़र्क ये है कि उसकी टीम अगर सेफ फील नहीं कर रही तो इट्स अ बैड लीडर। आजकल एक और बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन लीडरशिप के साथ ये होती है ना कि हमें बहुत सारे, मैंने आपको कहा ना पेशेंस की हम बात करें, तो हमें बहुत सारे यूथ को समझाया जाता है जी ये स्किल सीख लो जल्दी से, ये लीडरशिप का कोर्स कर लो, ये ऐसा कर लो, ये वैसा कर लो। बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती है जी, 3 दिन में अमेज़न सीख लो, 4 दिन में वेब डेवलपर बन जाओ, लीडरशिप की 2 यूट्यूबर्स को फॉलो करके उनकी 4 बातें सुन लो। माइंडसेट पे बहुत कम बात होती है। मेरा ये ख़्याल है कि एंड में आपने जो बात की ना एल्गोरिदम की, एल्गोरिदम फेवर्स तवक्कुल फेवर्स लक फेवर्स द ब्रेव कहते हैं ना, तो एक माइंडसेट जब होती है आदमी की कि यार मैं लगा रहूँगा, 2500 रुपये हो या जितना भी हो, है ना, मैं लगा रहूँगा। ये सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है आजकल के नैरेटिव में शायद हमें बताई नहीं जा रही, या शायद बताई जाती नहीं, इसलिए कम लोग ऊपर आते हैं कि शायद ग्रेटेस्ट स्किल सेट वही है। अगर आप स्पोर्ट्स में देखें या कहीं भी देखें, विराट कोहली शायद दुनिया का सबसे अच्छा बैट्समैन नहीं है टैलेंट वाइज, आई वुड आर्ग्यू जो रूट उससे बेहतर है, बहुत सारे उससे बेहतर है, मेंटेलिटी वाइज शायद बेस्ट है। अब ये माइंडसेट या ये मेंटेलिटी ये आप में क्या शुरू से होती है या ये लीडर्स इनकलकेट करते हैं, ये कैसे आती है? मे बी कुछ आपके अंदर होती भी है और कुछ लीडर इसको पॉलिश करते हैं। ज़्यादा रोल लीडर का होता है, जो आपको वो जो आपकी पावर होती है, जो आपके अंदर एक करंट होता है, वो उसको राइट डायरेक्शन देता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे स्किलफुल होते हैं लेकिन उनको राइट डायरेक्शन नहीं मिल पाती। तो स्किल के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोई आपको गाइड करने वाला ज़रूर मौजूद हो, ताकि आपकी वो एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को सही रूट पर लेकर जा सके। वहाँ पर अक्सर चीज़ें कभी कभी मिस हो जाती हैं और हम थोड़ा सा पैनिक में आ जाते हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, और क्या 1 या 2 बैड एग्जाम्पल्स को सामने रख के हम अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन सेट कर देते हैं। तो अगर हम उन 1 या 2 बैड डायरेक्शंस को एज ए कह सकते हैं कि हम एक एक्सपीरियंस के तौर पर ही लें, तो बाकी कुछ जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमेशा नज़र आती रहेंगी। लेकिन अगर हम उस बैड डायरेक्शंस को या बैड कह लें कि एग्जाम्पल्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें और उसी की नज़र से हम उसे देखते रहें, तो फिर हमें बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हम मिस कर जाते हैं।
पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ये भी है कि अच्छा, आपकी कंपनी फास्ट केबल्स ने आईपीओ किया, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत असल में हमने ना हॉलीवुड की फिल्में देखी हुई हैं, सच सच बात ये है, ठीक है जी। हमें लगता है जी आजकल आप किसी भी फाउंडर या स्टार्टअप के जो 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 नया सीईओ होगा ना, एक बात करेगा, मैंने जी आईपीओ करना है। ये नहीं पता कि होता क्या है, कैसे है, किधर करना है, भाई न्यूयॉर्क में करना है कि पाकिस्तान में करना है, बस जी आईपीओ, पहला बात। दूसरी बात ये कि हर एम्प्लॉई को ऐसा लगता है कि जब एक कंपनी आईपीओ कर जाती है ना तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। कि यार अगर मिसाल के तौर पे हमारी प्रो पाकिस्तानी आईपीओ कर जाएगी तो जितने एम्प्लॉयज़ हैं, तला है मिसाल के तौर पे अरबपति बन जाएगा। आपने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया एक बहुत सक्सेसफुल आईपीओ का हिस्सा होते हुए, एक तो वो प्रोसेस क्या होता है और आपकी ज़िंदगी उस प्रोसेस के बाद कितनी बढ़ती है, कितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्या क्या मतलब पब्लिकली लिस्टेड और नॉट पब्लिकली लिस्टेड कंपनी में फ़र्क क्या होता है, और फिर उसके फ़ायदे नुकसान एज अ नॉन ओनर क्या होते हैं। देखिए, पब्लिक और नॉन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हवाले से अगर हम बात करें, जब हम कोड करते हैं अपने आप को पीएसएक्स के अंदर, तो आप अकाउंटेबल हो जाते हैं। सही है। आप अपने आप को ओपन करते हैं फॉर द अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, कि पब्लिक उस तमाम चीज़ों के आपके फाइनेंशियल्स और आपके तमाम एक्शंस को देख सकती है, क्योंकि आपने एक सर्टन रूल्स के तहत उनको इन्फॉर्म करना होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये होता है। दूसरी जो आपने बात की स्टार्टअप्स के हवाले से, स्टार्टअप्स में अगर लोग सोचते हैं ये, तो मे बी 2-4 जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो हो जाएं अमीर किसी भी % पे, लेकिन बाकी रेस्ट के पास नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस। अगर आप शेयर होल्डर हैं किसी चीज़ के तो आप अमीर हो जाएंगे। मसलन नेविडा के जो भी सीईओ हैं वो बता रहे थे कि उन्होंने $500 इन्वेस्ट किए थे जब कंपनी स्टार्ट की थी, तो वो पता नहीं 15 या 20% के शेयर होल्डर बन गए थे। तो यू हैव टू बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी अगर आपने इस आईपीओ से फ़ायदा लेना है। शेयर होल्डर डायरेक्ट एज एन एम्प्लॉय भी हो सकते हैं कि आप एम्प्लॉय हैं और आप शेयर होल्डर हैं, या आप इन्वेस्टर हैं और शेयर होल्डर हैं। अदर देन दैट किसी एम्प्लॉय को इसका कोई फ़ायदा उस एंगल से नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आप एक सिस्टमेटिक कंपनी का पार्ट होते हैं जिसमें आपकी एक लर्निंग सिस्टम के तहत आ जाती है, और क्योंकि आप सिस्टमेटिक कंपनी का पार्ट होते हैं, उस सिस्टम्स के तहत आपकी लर्निंग होती है, तो आप जॉब मार्केट में एक अच्छे रिसोर्स के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि इट्स अ वेल ट्रेन्ड रिसोर्स। ये एक फ़र्क एम्प्लॉय की ज़िंदगी में तो यही सवाल से आ सकता है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो न्यू जनरेशन वो कहती है हम आईपीओ करवा लें, तो अगर मैं फास्ट की बात करूं तो वी आर द सेकंड कंपनी इन पाकिस्तान जो केबल कैटेगरी में आईपीओ करवाया उसने इसके अंदर। और हमने जब इसको सोचा था तो हमें कोई 8 साल लगे उसकी प्रिपरेशन के अंदर कि हम अपनी कंपनी को इतना वैल्यूएबल बना सकें कि हम इसको आईपीओ में लेके जा सकें और पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सकें इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, कि हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है, अकाउंटेबल अपने आप को करना है। तो सिस्टम्स इतने स्ट्रांग होने चाहिए, हमारे ह्यूमन रिसोर्स इतना स्किल्ड एंड ट्रेन होना चाहिए, ताकि हमने, क्योंकि जब शेयर होल्डर्स करने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। अब कंपनी पे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, कोई 3 से 4 बिलियन रुपीज़ हमें दिए हैं इस आईपीओ में। अब हम पे जिम्मेदारी है कि हम उनकी इस मनी को उनके लिए प्रॉफिटेबल बनाएं, हम उनकी वैल्यू जो है मनी की वो बढ़ाएं, हम उनको कोई अर्निंग करके दें। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास कुछ प्लान्स मौजूद हों और आपका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो जो कि उस मनी को यूटिलाइज़ करके लोगों के लिए वेल्थ जनरेट कर सके। तो अगर हम अमेज़ॉन की बात करते हैं, वो चंद परसेंटेज का मालिक हैं जो उनके ऑनर हैं, बाकी रेस्ट जो मनी है वो लोगों के लिए वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। 80% तो लोगों के लिए वेल्थ जनरेट हो रही है। तो फास्ट का विजन भी यही था कि हमने वेल्थ जनरेशन करनी है फॉर द जनरल पब्लिक और अपने आप को एक बड़ी कंपनी के तौर पर आगे लेके जाना है ताकि हम मज़ीद इन्वेस्टमेंट कर सकें। हाँ, एज ए फास्ट में क्या है कि हमें जो सीनियर मैनेजमेंट है, इन्हें एम्प्लॉय सोशल एम्प्लॉय जो हमारी बेनिफिट्स हैं उसके अंदर हमारी स्टॉक पॉलिसी भी है। सही है। हम जब ईयर एंड के ऊपर बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो जो हमारी कंपनी है वो हमें स्टॉक्स ऑफ़र करती है, स्टॉक ऑप्शन स्कीम उसे हम कहते हैं। तो वो 2 साल के अंदर स्टॉक मैच्योर हो जाते हैं और हम उसका पार्ट बन जाते हैं। मैं खुद स्टॉक इसके शेयर होल्डर हूँ इस टाइम कंपनी का, मेरे पास स्टॉक्स हैं कंपनी के जो मेरी कंपनी ने दी हैं। तो हाँ, उसकी वैल्यू भी डबल हो गई जब कंपनी ने जाकर अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में प्रेजेंट किया, अपनी वैल्यूज़ को मार्केट ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो जो भी न्यू लोग इस तरफ आ रहे हैं तो जस्ट पहले वो क्रिएट करें वैल्यू ऑफ द कंपनी, ताकि वो कोई एक चेंज ला सकें सोसाइटी में, सोसाइटी को वाकई सर्व कर सकें। उनका जो आइडिया है, उनकी कंपनी है, वो मार्केट में वेल्थ जनरेट कर सके फॉर द जनरल पब्लिक जिस पे वो इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। अच्छा, वेल्थ जनरेशन भी एक बड़ा मज़े का टॉपिक है पाकिस्तान में। अच्छा, अब होता है ऐसे ना कि जी पीएसएक्स तो जुआ है, ठीक है,
लेकिन प्लॉट ले लो, प्लॉट नहीं ले सकते तो फाइल ले लो, फाइल नहीं ले सकते तो फाइल का परसेंटेज ले लो, ये जुआ नहीं है, ज़ाहिर है। फिर आपकी बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस ऐसी चलती रहती हैं कि जी शादी कर रहे हो तो ज्वेलरी तो लेके देनी है, डायमंड्स। अब मैं आपको, अभी हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे, एक एक्चुअल ट्रिजेक्टरी नज़र आ रही है इंडस्ट्रियल डायमंड्स की वजह से। डायमंड्स की जो भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं फैक्ट्रीज़ में, लैब डायमंड्स जैसे कहते हैं, वो उसकी वजह से डायमंड्स की वैल्यू कम हो रही है। हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हमने लेना है क्योंकि ये पार्ट ऑफ आर कल्चर है, घर लेना है, उसी घर में रहना है, अपने घर वालों के साथ रहना है। और समहाउ ना हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान में ना डीमोनाइज किया। भाई यही जुआ, ये 4 बंदे हैं वो चलाते हैं, एज इफ़ कि रियल इस्टेट हर आवाम का हर बंदा चला रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है क्यों इतनी एक नेगेटिव परसेप्शन है पीएसएक्स की? मेरे ख्याल में एक तो गवर्नमेंट के लेवल पर हम सही तरीके से इस एक अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट नहीं कर सके, फिर एज ए सोसाइटी या एज ए बिज़नेस कम्युनिटी भी हम इसको आम लोगों तक पहुंचा ही नहीं सके। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर हम थोड़ा सा ओपन रहें इस चीज़ के अंदर, तो मुझे भी कुछ अर्सा तक ही इसकी लर्निंग हुई कि पंजाब में रहते हुए या हम साइड पे रहते हुए हम फील ये करते थे, जैसा हमें बताया जाता है, जैसा आपने बात की कि जुआ है। लेकिन जब आप इस एसेट मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तो इट्स नॉट अ जुआ। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से एक बिगर बिजनेस के पार्टनर बन जाते हैं, शेयर होल्डिंग कर लेते हैं। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ सिर्फ समझाने के लिए, कि आज से 20 साल पहले जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड थी, उनकी उस टाइम वैल्यू क्या थी और आज उनकी वैल्यू क्या है। तो उनकी वैल्यू इस कदर बढ़ चुकी है कि जितने भी प्लॉट आपने 20 साल पहले लिए होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू। तो अगर हम राइट चॉइस करें, और जो वॉरेन बुफे भी कहता है कि आप स्टॉक्स पे इन्वेस्ट मत करें, आप कंपनीज़ के विजन पर, कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें, जो उनका बिजनेस प्लान है उस पर इन्वेस्ट करें, तो आप जो भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, वो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज़ स्टॉक एक्सचेंज की है कि आप छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर द सैलरी क्लास तो मैं हमेशा अपने, बल्कि जो मेरे सारे साथी हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यार कुछ परसेंटेज ऑफ योर सैलरी मस्ट है कि आप इन्वेस्ट करें अच्छे स्टॉक्स में, जो अच्छी कंपनीज है, जो परफॉर्म कर रही हैं और रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कर रही हैं। फूड में है, ऑयल एंड गैस में है, फास्ट में अभी है, आईटी में है, आजकल एआई है। दुनिया एआई पे कितना इन्वेस्ट कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पे बैक करेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने आम कॉमन मैन तक ये चीज़ पहुंचाएं कि ये इट्स नॉट अ जुआ। अब आप सुबह उठकर रोज़ाना अगर स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे कि मैंने लाख इन्वेस्ट किया था, आज 90,000 रह गया, 1,10,000 हो गया, दैन ये तो कोई चीज़ नहीं। और यही लाख अगर आप आपसे 4 साल बाद देखेंगे तो आपको पता लगेगा इसकी वैल्यू क्या हो गई है। असल में आई थिंक शॉर्ट टर्मिज्म का ना, अभी हमने बात की ना कि की थीम इस पॉडकास्ट की पेशेंस है। अब मैं बहुत सारे हमारे मेरे साथ जो काम करते हैं उनसे भी मैं ये बात करता हूँ, अब वो म्यूचुअल फंड में भी पैसे डालेंगे ना तो वो रोज़ सुबह को खोल के देखेंगे। अब मैं उन्हें ये कह रहा हूँ इससे क्या होगा, लेकिन अब हमें ना आदत ही ऐसी है कि फाइल मार्च में ली तो मई में बेचनी है। क्रिप्टो यहाँ पे बहुत चला, क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज़ थी जो 2, 3, 4, 5 हफ्तों की गेम है, लंबी गेम नहीं खेलनी। लंबी गेम नहीं खेलनी। लंबी। अच्छा, अब मसला भी ये आना शुरू हो रहा है ना कि लोगों को ये मैं हमेशा लोगों से वैसे करता हूँ, दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुका है वॉरेन बफेट, कॉम्पाउंडिंग पर रहा ना, उसने एक अच्छी बिजनेस देखी, उसने ये नहीं देखा। वो इनफैक्ट आई थिंक उसके एक इंटरव्यू में कहता है कि जब प्राइस गिरती थी तो मुझे खुशी होती थी, मैं इस अच्छी बिजनेस के और चीज़ें खरीद सकता हूँ और स्टॉक्स ले सकता हूँ। लेकिन ये भी फिर एक फैक्टर आ जाता है ना कि शायद हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि एक अच्छी बिजनेस अच्छी कैसे होती है या क्यों होती है। हमें ये बस लगता है कि यार अगर 30 से 40 पे नहीं जा रही और 40 से 60 पे नहीं जा रही तो अच्छी नहीं है। विजन की आपने बात की, उसमें तो देखिए इवन एप्पल हैज हैड सम बैड ईयर्स, ये कोई नहीं कह सकता कि एप्पल इज परफेक्ट या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कैसे मैं डिसाइड करूं कि यार अच्छा ये बिजनेस है, मिसाल के लेट्स टेक फास्ट, आपकी ही बिजनेस है तो आप इसका बेहतर जानते हैं, क्या वो चीज़ें होती हैं दैट मेक इट अ गुड स्टॉक? क्या क्यों एक वजह है कि वो अप इन प्राइस जाई जा रही है? लेकिन 2-3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप कंपनी को जानते हो। पहली बात है कि कंपनी क्या है, कितने अरसे से है, फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप स्टडी कर सकते हो। उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत कुछ बता रही होती हैं, उनकी पास्ट की परफॉर्मेंस भी बता रही होती है, उनकी फ्यूचर के मुतालिक भी बता रही होती हैं कि वो फ्यूचर में उनके पास क्या चीज़ें वो करना चाह रहे हैं। तो अगर हम थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हुए, और फिर मसलन मैं फ़ूड बिज़नेस की बात करता हूँ, बहुत सी कंपनीज इस टाइम पाकिस्तान में फ़ूड बिज़नेस बहुत ज़्यादा इस टाइम टॉप पे गया है। क्योंकि जब ये इंपोर्ट का मामला शुरू हुए पाकिस्तान में, तो हमने देखा कि लोकल फूड इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो की।
अब इंडस्ट्री पे एक बड़ा बैड पैच था जब बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो उसी टाइम एक अपॉर्चुनिटी की विंडो ओपन होती है जिसमें जो फूड कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत ग्रो किया, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कोलाज हैं, जो लोकल कोलाज कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत ग्रो किया है। तो आप देखते हैं कि अब फ्यूचर जा किस तरफ रहा है। ख़ास तौर पे कुछ सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ हैं, मसलन हमने फूड की बात की, ऑयल एंड गैस की बात की, दूसरी चीज़ों की बात करते हैं। इट्स केबल इंडस्ट्री भी इज़ अ सस्टेनेबल बिजनेस। लेकिन आप देखते हैं एआई, तो अगर आप उसके विजन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, उनके स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उस टीम को अंडरस्टैंड करते हैं जो टीम उसको लेकर चल रही है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप उन पीपल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी सोच पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके प्लान्स पे इन्वेस्ट करते हैं। और जितना अच्छा आप उनके प्लान को, उन लोगों को जानते हो, थोड़ा सा स्टडी करके उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जानते हो, तो आपके सामने तमाम चीज़ें आ जाएंगी और आपकी ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। ठीक है। अच्छा, तो सर PSX से अभी हम बात कर रहे थे, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि हम पैसे कैसे बना सकते हैं। ये मुझे बताया ना कि इतना पैसा बन रहा है, आपको पता है पाकिस्तानी अवाम भी कैसी है कि ओ जी पैसा बैड डीमोनाइज वेल्थ। लेकिन चलें, अगर मैं उस अवाम की हैट पहनूँ एक सेकंड के लिए, तो मैं आपसे ये पूछूंगा यार, कुछ पाकिस्तान के लिए करते हो, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए तो करते हो, आई एम श्योर उनको बेनिफिट्स मिल रही हैं, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। लेकिन मेरा मतलब ये है कि अवाम कुछ गिव बैक हो रहा है? अगर इतना प्रॉफिट बन रहा है, कुछ फ़ायदे दे रहे हैं वो, मतलब रैंडम पाकिस्तानी अवाम के लिए? जी, यकीनन तौर पे हमारा एक बेसिकली मिशन है कि हम अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, हमारा जो विज़न भी है वो भी कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ है। हमारा एक फ़ातिमा लतीफ़ ट्रस्ट के नाम से हमने एक हॉस्पिटल ओपन किया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो एक लो लेवल आप कह सकें बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, लेबर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि गाँव के एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं। जिसमें हमने कोशिश की है कि कुछ यूनिक सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करवाएं। मसलन अगर आप बात करें फिजियोथेरापिस्ट, वो हमने वहाँ पे स्पेशली इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और बाकी तमाम OPD सर्विसेज भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनका इलाज करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। इसके साथ पाकिस्तान की जितने भी टॉप हॉस्पिटल्स हैं उनके हम डोनर्स में शामिल हैं। इसके साथ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके फास्ट एक्सलेंस अवार्ड हमारा चलता है, हम एक्सलेंस को हमेशा प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ जो हम लोग डिज़र्विंग पीपल हैं, जो हमारा एक फ़ंड है, हम उनमें से उनको उनकी स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र करते हैं। और इसके अलावा मैं एक बात वो करूँगा जो थोड़ा सा हटकर होगी, हमारे एम्प्लॉयज़ को तमाम बेनिफिट जो एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो अवेलेबल हैं ही हैं। लेकिन अगर किसी को पर्सनल मामलात में, जो आपने लीडरशिप वाली बात की थी ना, कि वो किसी को अगर कोई ऐसी मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी उसके साथ हमेशा खड़ी होती है, आउट ऑफ पॉलिसी जाकर। मैं अभी रिसेंट एक एग्जांपल दूंगा, अल्लाह ताला जन्नत नसीब का, हमारे एक कोलीग थे, उनको एक ऐसा डायग्नोस हुआ जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस था। तो कंपनी ने ये नहीं कहा कि पॉलिसी क्या कहती है, कंपनी जस्ट सेड कि डू इट यार, जो होगा वो हम करेंगे। और वो एक एम्प्लॉय था, एक असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के लेवल का। इसमें कोई ये नहीं है कि आप टॉप मैनेजमेंट में हैं या लो लेवल मैनेजमेंट में हैं। तो कंपनी अपनी CSR के ऊपर बहुत ज़्यादा, इसमें वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी खोले हुए हैं लेडीज़ के लिए, जिसके ऊपर उनको बहुत सारी ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। हम फीमेल्स की डेवलपमेंट पे बहुत बिलीव रखते हैं। तो कंपनी कोशिश करती है कि अपनी इनकम का एक अच्छा हिस्सा वो इन एक्टिविटीज़ पर भी सर्व करे। यार बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत बात है, एंड आई थिंक इस तरह एम्प्लॉई इंगेजमेंट और एम्प्लॉई लॉयल्टी आप जैसा एग्जांपल रहता भी है। अच्छा, एक और बात बताएं, सोलर की बड़ी बात होती है पाकिस्तान में। अब मुझे समझ नहीं आती कि अब तो पता नहीं कहानियाँ सुनने में आती है कि जी हमारी गवर्नमेंट भी सोलर में आ रही है और पता नहीं क्या हो रहा है। और आई थिंक अवैस लगारी साहब भी पॉडकास्ट पे थे, तो वो भी इस पर बड़ा एक ओपिनियन रखते थे। आपका एज इन फास्ट का क्या एग्जैक्ट रिलेशनशिप है व्हेन इट कम्स टू सोलर का? आपको क्या फ्यूचर लगता है? कोई सुनने में आता है जी नेट मीटरिंग का कोई फ़ायदा नहीं होना, एक अजीब मतलब खिच बनी हुई है व्हेन इट कम्स टू दिस कॉन्वर्सेशन। तो मैंने कहा आपसे भी ओपिनियन ले लें। देखें, सोलर नेट मीटरिंग हो ना हो, सोलर तो उसकी अब फ्यूचर है और हम सबको इसकी तरफ जाना भी चाहिए और बाकी लोग जा भी नहीं। मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, बल्कि रिसेंटली मैंने 2-3 दिन पहले एक कंपेन एक लॉन्च किया पब्लिक सर्विस मैसेज के नाम से। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का थोड़ा सा एक कह लें कि अलमिया ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो सस्टेनेबल हमें बेनिफिट देना चाहिए, हम उस पर शॉर्ट टर्म, जो आपने भी थोड़ी देर पहले बात की, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। मसलन सोलर जब हम डिज़ाइन करते हैं 20 से 25 साल के लिए होता है कि जब हम सोलर पैनल्स लगाएंगे ये 20 से 25 साल हमें परफॉर्मेंस देंगे। हम अच्छे सोलर पैनल भी सिलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा इन्वर्टर भी सिलेक्ट करते हैं, बट इट कम्स टू केबल, तो वहाँ पर कुछ नॉन टेक्निकल लोगों की वजह से, या जो शायद उसको अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं, हम केबल की सिलेक्शन में मार खा जाते हैं।
वो आम केबल जो सोलर के लिए डिज़ाइंड ही नहीं है, हम वो केबल इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते, वो कंपैरिजन करते हैं आज क्या रिजल्ट के साथ दोनों केबल्स का, कि देखें जी हमने आपको एक सस्ती केबल लगा कर दी है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं वो डीसी केबल लगाते हैं, जो कि नॉन सोलर ग्रेड केबल होती है। सोलर ग्रेड केबल होती है टिन कोटेड कॉपर के साथ XLPO ओब्लिक XLPO क्रॉस लिंक पॉलीओलेफिन बेस्ड प्रोडक्ट होती है, स्पेशल डिज़ाइन है जर्मन स्टैंडर्ड्स के तहत। अगर वो आपने ना लगाई तो आपका सोलर सिस्टम विद इन 1 ईयर और 2 ईयर और इसके साथ आगे पीछे वो उसकी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाएगी। जब उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी तो एंड ऑफ द डे वो 2-3 बड़े नुकसान का बायस बनेगा। एक तो जो आपको उससे आउटपुट चाहिए था वो आपको नहीं मिलेगा, दूसरा हो सकता है वो शॉर्ट सर्किट का बायस बन जाए, वो आपका पूरे सिस्टम को डैमेज करने का बायस भी बन जाए। सिर्फ रीज़न क्या है, क्योंकि जब उसके ऊपर सोलर ग्रेड केबल इस्तेमाल नहीं होती तो उस पर वेदर इफेक्ट करता है। सोलर है, बाहर है, वेदर इफेक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट अगर वो ग्रेड की नहीं है, जो कि यूवी रेजिस्टेंट केबल है, नहीं होगी, तो क्या होगा, वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता क्रैक्स आएंगे, क्रैक्स आने के बाद वो ख़राब हो जाएगी। तो अभी हमने कैंपेन लॉन्च किया कि क्या आपने अपना सोलर सिस्टम 20 से 25 साल के लिए डिज़ाइन किया है या 2 से 3 साल के लिए। तो उसमें हमने जनरल पब्लिक से ये रिक्वेस्ट की है, हम अपने पूरे नेटवर्क में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ बताएं, थोड़े से पैसों के डिफरेंस के लिए आप 20-25 साल के बेनिफिट को अपने रिस्क पर मत लेकर आएँ, क्योंकि आप बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं, शॉर्ट सर्किट के भी हुए हैं, और बहुत सारे इंसिडेंट हुए 2-2.5 साल बाद वो कहते हैं हमारा सोलर सिस्टम काम नहीं कर रहा। काम कैसे करें, जिस मीडियम ने वो एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो डैमेज्ड है, वो डिज़ाइन नहीं है उस स्पेशल पर्पज़ के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट आवाम से भी यही है कि प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें और XLPO बेस्ड केबल किसी अच्छे ब्रांड की इस्तेमाल करें जो गारंटी वारंटी प्रोवाइड कर रहा हो, ताकि आप उसे 5 साल 10 साल बाद अगर कोई मसला है तो उसे पूछ भी सकें। वही है ना सर, वो इंग्लिश में कहते हैं ना पेनी वाइज पाउंड फूलिश, और हमें 2-3 साल के आगे सोचने का एज ए नेशन आदत नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब आप मुझे पिच करें ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 मिनट है आपका, मुझे आप समझाएं कि क्या वो विजन है, क्या वो मिशन है, क्या वो बिजनेस प्लान है जिसकी वजह से फास्ट टच है। मतलब मिसाल के तौर मेरे 10 लाख रुपए पड़े हुए, मैंने लगाने कहीं, चलो 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं इस स्टॉक में क्यों लगाऊं? कैसे, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की, मैं अगर फास्ट की देखूं तो क्या देखूं वो चीज़ें जिससे मैं कहूँ अच्छा हाँ ठीक है ये फ्यूचर अच्छा है। अब अपनी तारीफें बंदे को करनी नहीं चाहिए, लेकिन समझने के लिए, हमें समझाने के लिए। चलिए हम स्टार्ट इसी साल से करते हैं। फर्स्ट टाइम हमने अपने अकाउंट्स को ओपन किया है, अभी हमने रजिस्टर्ड अपनी 2 दिन पहले अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अपलोड की है, PSX की वेबसाइट पे भी, हमारी इस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो जो हमने प्रॉफिट इस मरतबा अर्न किया है, वो जो एक सेकंड हमारा PSX में रजिस्टर हमारा पेयर है, उनसे कह लें कि टाइम्स में ज़्यादा है, नॉट ओनली परसेंटेज टर्म्स बट इट्स डबल ट्रिपल यू कैन से। फिर हमारी जो टॉप लाइन रेवेन्यू है वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 10 बिलियन रुपीस का फ़र्क है हमारे सेकंड पेयर के साथ। तो फास्ट का तो ये एक रिज़ल्ट चीज़ें आ गई। हाँ, फास्ट ने किया क्या है, फास्ट अगर हम बात करें इसके 40 इयर्स की हिस्ट्री के साथ, मैं 1998 से इनके साथ अटैच हूँ, लास्ट 1 डिकेड से ये लीड कर रहा है मार्केट को। हमने सबसे पहले जो फास्ट का स्टार्ट किया था, हमने एक यूनिक विजन से किया कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे। पाकिस्तान में पहली मरतबा हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि हम अब कंज्यूमर तक जाएंगे, कंज्यूमर हम तक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में कॉपी वाला टॉपिक बहुत था, यहाँ पे 2 नंबर प्रोडक्ट जल्दी से बन जाती थी किसी भी चीज़ की। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमारा यूज़र के साथ हम ये जो कॉन्फिडेंस वाला टॉपिक है इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। लोगों ने हमें कहा यार ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो चल ही नहीं सकता। हमने तमाम हमारे CEO और हमने कहा यही करके हमने दिखाना है। हमने वो करके दिखाया। 2015 तक हमने किसी भी चैनल पर अपनी केबल नहीं दी कि सिर्फ फास्ट के ऑफिस से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी, और बड़ी एक सक्सेसफुल जर्नी रही। 2015 में हमने यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी को फास्ट तस्दीक के नाम से एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई, जिस पे आप अपने मोबाइल के ज़रिए हमारी प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन की। इससे यूनिक सर्विस दैट टाइम हमने खुद इन हाउस बिल्ड की थी पास में, बाद में डिफरेंट कंपनीज भी आ गई। तो वो जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो लोगों ने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया, और फिर हमने 350 डीलर का एक नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में खड़ा किया और उनके थ्रू हमने केबल को सेल करना शुरू किया। अच्छा, इसके बाद मार्केट में, क्योंकि हम अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहे थे, तो हमने मार्केट में गैप देखा कि पाकिस्तान की जो केबल इंडस्ट्री है वो अभी तक ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ पे चल रही है, इसके अंदर कोई जिद्दत नहीं आई, कोई इनोवेशन कोई लेकर नहीं आया। तो 2015 में हमें चांस मिला कि हमने अपना यूनिट 2 स्टार्ट करना था। तो हमारी जो मैनेजमेंट टीम थी उन्होंने बैठ कर डिसाइड किया कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। तो
पाकिस्तान में हमने 2016-17 में फर्स्ट CCV लाइन इंट्रोड्यूस कराई, कंटिन्यूस कैटनरी वल्कनाइजेशन प्रोसेस है जो मीडियम वोल्टेज केबल को डील करता है। पाकिस्तान में इससे पहले जो मीडियम वोल्टेज केबल बना करती थी वो सायोप्लास्ट टेक्नोलॉजी में बनती, दुनिया से ख़त्म हो चुकी थी ये टेक्नोलॉजी। सही है। पाकिस्तान वाहिद कंट्री थी जो इस टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा था। और फ़र्क दोनों टेक्नोलॉजीज़ में क्या था कि सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज करने की वजह से केबल की लाइफ डबल हो जाती थी, 20 से 40 साल हो जाती। सस्टेनेबिलिटी कितनी आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमने जब वो इन्वेस्ट किया तो हम उस टाइम मार्केट लीडर बन गए और फिर उस मार्केट लीडरशिप को हम लेकर कैरी ऑन करते रहे। फास्ट तस्दीक, CCV लाइन, फिर एल्युमिनियम एलॉय का हमने प्लांट लगाया और पाकिस्तान में ग्रिली कंडक्टर फर्स्ट टाइम बनाया, जिसको अभी हमने 4-5 बिलियन रुपीज़ का NTDC का मटियारी जो लाइन डली है आपकी उसके ऊपर 500 kV की लाइन पे हमने सप्लाई किया है। इसी तरह नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो यही जो टेक्नोलॉजीज हम पाकिस्तान में, तो हमने पाकिस्तान के बहुत बड़े मार्केट शेयर को हमने कैप्चर कर लिया। हमारी ब्रांड की परसेप्शन, हमारी ब्रांड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इसी को फॉलो करना पड़ा हमारे कंपेटिटर्स को और उन्होंने इसी साल में अभी अपनी इन 2 इसी टेक्नोलॉजी को दोबारा इंट्रोड्यूस, जब वो फर्स्ट टाइम लगा रहे थे हम इसको सेकंड अपनी लेकर लाइन ले आए, CCV लाइन 2 ले आए। तो हमारे पास 2 CCV लाइन्स हैं इस टाइम और उनके पास अभी एक CCV लाइन हमारे कंपेटिटर्स। बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव कंपटीशन से अल्टीमेटली यूज़र को उसका राइट मिलेगा और हमारे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी और आपकी अपनी बिजनेस भी कंपटीशन में बेस्ट परफॉर्म करेगी। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली क्या किया है कि हमने उस तमाम प्रोसेस से गुजरे, हमने यहाँ पर बिलियंस ऑफ रुपीज़ का आप कह सकते हैं रेवेन्यू बचाया। हमने कीमा से सर्टिफिकेशन करवाई के इलेक्ट्रिक को हमने केबल्स मीडियम वोल्टेज सप्लाई करते थे। रिसेंटली हमने अभी 2 और अचीवमेंट्स किए हैं। हम इंटरनेशनल जब मार्केट में गए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट्स में तो अगर आप अपने ब्रांड को लेके जाना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशंस की बहुत वैल्यू है। कंसल्टेंट वहाँ पे मैं कहते थे कि आप ठीक है, आप पाकिस्तान से हैं, वट एवर जिस भी कंट्री से हैं, क्या आपके पास स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है? और वो उस पर नाम लिया करते थे बेसिक सर्टिफिकेशन का। ये एक स्पेशलाइज सर्टिफिकेशन है जो सिर्फ केबल्स की कैटेगरी को डील करती है और उसके जितने प्रोफेशनल्स हैं वो केबल के 25-25, 30-30 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। UK बेस्ड कंपनी है। अच्छा, जब हमें पता लगा उनका जी अगर बेसिक की आप सर्टिफिकेशन ले आएंगे तो हम आपको इसके अप्रूवल कर देंगे। तो जब हमने उसको स्टडी किया तो हमें फिर 1.5 साल लगा उसकी तमाम प्रिपरेशन के अंदर तमाम चीज़ें करते हुए। तो पाकिस्तान की पहली कंपनी बन गई जिन्होंने बेसिक सर्टिफिकेशन करवाई। बेसिक सर्टिफिकेशन है ये कि वो 4 मरतबा आपका ऑडिट करते हैं। सही है। 2 ऑडिट करते हैं आपके नाउन, 2 ऑडिट करते हैं आपको अननोन सरप्राइज, जिसमें आपके यूज़र तक से वो तमाम बेनिफिट ले लेते हैं, इनके तमाम उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और वहाँ से यूज़र से भी जाकर आपके सैंपल को कट करके अपनी वहाँ पर जाकर टेस्ट करते हैं और मैच करते हैं हमारे उस सैंपल की टेस्टिंग के साथ जिसका DNA उन्होंने सेव किया हुआ है। और हम अपने मटेरियल के वेंडर भी चेंज नहीं कर सकते उनके अप्रूवल के बगैर। तो इतना विजिलेंट वो इस चीज़ में होते हैं कि यूज़र को वही प्रोडक्ट हम सप्लाई करें जो बेस्ट उन्होंने टेस्ट की थी। तो इसके साथ हमें बड़ी ओपन हमारे लिए मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन हुई। UL की सर्टिफिकेशन हमने करवाई, अंडरराइटर लेबॉरेटरी की, नॉर्थ अमेरिका की फायर रेजिस्टेंट केबल में हाईएस्ट कैटेगरी में हमने उसकी करवाई, उसका बड़ा बेनिफिट हमें मिला। और अभी हमने सऊदीया को केबल सप्लाई की है 33 kV की, जो हाईएस्ट है मीडियम वोल्टेज केबल में किसी भी पाकिस्तानी कंपनी का एक्सपोर्ट वाले से 1 बिलियन प्लस की केबल हमने सप्लाई की है। तो ये वो स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जो जिसके ऊपर हम फास्ट केबल को अब लेकर चल रहे हैं और फ्यूचर लेकर चल रहे हैं, जिसमें अगर आप फास्ट में इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग अगर देख रहे हैं फास्ट में इन्वेस्ट करो, अरबपति बन जाओगे। वैसे इंटरेस्टिंग ये है कि फास्ट की जर्नी जो पिछले आपके तो 26+ ईयर्स हो गए, इन टाइम में इंटरेस्टिंगली फास्ट बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है। आप लोगों ने IPO भी किया, आपने PSX भी समझी, आपकी तो पर्सनल जर्नी बड़ी इस तरह इंटरेस्टिंग है। साथ ऐसा हो रहा है कि पिछले 20-25 साल पाकिस्तान के लिए इतने अच्छे नहीं थे। अब मेरा सवाल ये है ना, बहुत ज़्यादा मायूसी है, बहुत होपलेसनेस है, बहुत सैडनेस है अभी, स्पेशली यंगर जनरेशन को कुछ समझ नहीं आ रही। हर बंदा निकलना चाह रहा है कि जी किसी तरीके से कहीं भी चले जाओ, मतलब युगांडा चले जाओ, इधर नहीं रहना। राइट? आपने क्योंकि करियर इधर बनाया, शायद हमारे सबसे बुरे वक्तों में, अगर इससे आगे कोई और बुरा वक्त है तो अल्लाह जाने। मुझे लगता है रॉक बॉटम में है, अगर नहीं है तो हम नज़दीक तो हैं रॉक बॉटम के, ये तो मैं आपको गारंटी करके बता सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, ये जो सारी होपलेसनेस है पाकिस्तान में, या ये जो डर है, क्या हम बहुत इसको ओवर एग्जैजरेट करते हैं? मैं ये नहीं बात कर रहा कि जी गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए वैसी, वो बात ही नहीं है। बात ये है एज अ पर्सन लिविंग इन पाकिस्तान, वर्किंग इन पाकिस्तान, आपकी करियर ओरिएंटेशन में कितने मसले मसाइल आउटसाइड फैक्टर से होते हैं?
देखिए मैंने एक ना स्टीवन कवी की ट्रेनिंग ली थी कि आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के मतलब अगर सोचें ना तो ज़्यादा बेहतर है रादर के सर्कल ऑफ कंसर्न के मतलब। फिर इसका हमारे इसका एक मतलब समझाएं। जिसमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब है जहाँ पे आपकी कोई एफर्ट मैटर करती है, जहाँ पर कोई आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, विद इन द कंपनी मैं चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ अगर कोई चीज़ें ख़राब हैं। अगर मैं कंट्री लेवल पे बात करूँ या पॉलिसी लेवल पे बात करूँ या इंटरनेशनल के लेवल पे बात करूँ तो शायद मेरा वो इनपुट इतना काबिल कबूल नहीं है जो कि मैं यहाँ पे बैठ के दो लोगों में बैठकर एक नेगेटिव बात करूँ कि अमेरिका ने ये कर दिया है या ईरान के साथ ये हुआ है या पाकिस्तान यूँ कर लेता तो बेहतर था। वो चीज़ है जो कि मुझे डिप्रेस तो कर सकती है लेकिन मैं उसमें कोई चीज़ कर नहीं सकता। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ मैं उस पर अगर फोकस करूँ 99% तो शायद मैं कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकूँ। और यही कंपनी का विजन शुरू से रहा है। एज ए कंपनी जब ये काम कर रही थी तो हमारा पर्सनल भी ऐसा ही बन गया। हमारे सीईओ का मकसद ये था कि कहते यार जो हो रहा है ना जिसको हम बेहतर बदल सकते हैं उस पर फोकस करें। 2015 मुझे याद है आज भी, बड़े शदीद धमाके 2008, 9, 10 में हुआ करते थे। बड़े बुरे हालात थे, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे की लोड शेडिंग थी, आप सबको पता है। उस 2012 में उस टाइम हम प्लान फाइनल कर रहे थे अपनी यूनिट 2 का और 4-5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी आई थिंक, तो मुझे अगर सही तरह याद हो। उस वक्त वो मियाँ साहब को कहा करते थे लोग कि मियाँ साहब आप कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? आपने बाहर से भी सब चीज़ें बेच कर यहाँ ले आए हैं, तो क्या मतलब? क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंट्री में जाकर? कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। तो मियाँ साहब का कहना ये था कि यार देखें मैंने इस कंट्री से ही सब कुछ कमाया है, यही कंट्री मेरी है और मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहा हूँ आगे, तो मैं तो इसे इन्वेस्ट। उस वक्त हमने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। यू कैन इमेजिन कि जब हर तरफ धमाके और लोड शेडिंग के बुरे हालात थे तो हम उस टाइम फैक्ट्री बना रहे थे, लोग कहते थे ज़ाया हो जाएगी। वही था जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर रहते, वो जो कर सकते थे उन्होंने जॉब क्रिएशन का सोचा कि अगर मैं आज 400 लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं 1600 से 2000 लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं इस कम्युनिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट कर सकता हूँ। यही हमारा एज ए पर्सनल भी फिर एक कह लें कि मिशन बन गया कि हमने वो करना है जो हम कर सकते हैं। हमने जब वो इंडस्ट्री लगाई तो हम इंडस्ट्री से 10 साल आगे चले गए, क्योंकि जैसे ही मार्केट पाकिस्तान की ओपन हुई तो हमारे पास कैपेबिलिटी भी थी, हमारे पास पोटेंशियल भी था और हमारे पास वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था कि हम उस पीक टाइम जो पाकिस्तान का था उसको सर्व कर सकें। तो जो पाकिस्तान में अगर आप बिज़नेस की बात करें तो लास्ट 2 साल निकाल दें अगर पिछले, उससे पहले जो बल्कि 2 साल भी हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उससे पहले बिज़नेस 4-5 साल बहुत बूम पे रहा है। उसके अंदर इस कदर डिमांड थी मार्केट की कि अगर हमने उस टाइम वो अपॉर्चुनिटी अवेल ना की होती तो शायद हम वो ट्रेन मिस कर देते। जो आज फास्ट केबल्स है वो उस एक डिसीजन के तहत अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई फैक्टर हमारा उस दिन से स्टार्ट हुआ। तो हम ये बिलीव रखते हैं और मैं ये यूथ को भी कहूँगा कि जो आप कर सकते हैं ना, सोचें वो, करें वो। जिसमें आपका सिर्फ सर्कल ऑफ कंसर्न है ना कि अगर वो यूँ हो जाता तो ऐसे हो जाए, अगर वो ये सोच ले, गवर्नमेंट अगर ऐसे कर ले, ठीक है ज़रूर हमें पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन क्या आप मैटर करते हैं? क्या उसे आपने एज ए कैरियर लिया है? जहाँ तक आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं ज़रूर उठाएं, आप कुछ सोच रखना चाहते हैं, आप आज़ाद हैं, ज़रूर सोच रखें, लेकिन प्रैक्टिकल वो करें जो आप जिस पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, जिस पे आप कोई मैटर करते हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छी जगह है छोड़ने की। बहुत अच्छा मैसेज है और इंशाल्लाह जो लोग सुन रहे हैं वो आपकी बात पे अमल भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। दिस वाज अ वेरी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इफ यू Thank you very enjoyed our much. content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.